गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना स्ट्रेट लाइंस आगे। तो स्ट्रेट लाइंस में हमने देख लिया सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये सब देख लिया था। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ रिलेशनशिप पढ़ेंगे इनकी। सेंटर, जितने भी सेंटर्स निकाले थे हमने उन सब के बीच में रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप है एच जी और ओ के बीच में। एच जी और ओ का मतलब सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बीच का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। पहले एच जी एंड ओ रिलेशनशिप क्या है, देखो नोट पढ़ लो, पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी देख लो। ये सेंट्रोइड होता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक, उसमें यहाँ पर कोई एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, एक पॉइंट ये है। मान लो ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट एच है और ये पॉइंट ओ है। तो ये तीनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसमें जो जी होगा एच और ओ को 2:1 में डिवाइड कर देगा। मतलब जी और एच दो पार्ट्स होते हैं और जी और ओ का एक पार्ट होता है। तो रेशियो याद रखनी है आपको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये लिखा हुआ है मैंने कि डिफरेंट ट्राइंगल के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ जो सेंट्रोइड होता है और इन सेंटर होता है वो तो ट्राइंगल के हमेशा अंदर होता है। देखो, एंगल बाइसेक्टर जब भी होंगे, एंगल बाइसेक्टर बात की बात, वो अंदर ही मिलेंगे हमेशा। एंगल बाइसेक्टर तो हमेशा ही इंटरनली मिलेंगे, तो इन सेंटर क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर मिलेगा हमेशा। सिमिलरली जो आपका सेंट्रोइड होगा वो कैसे होता है, मीडियन, मीडियन भी ट्राइंगल के अंदर ही जाएगा हमेशा। जब ये मीडियन, ये भी मीडियन, मीडियन जो कि साइड को डिवाइड करता है, तो मीडियन भी अंदर ही रहे तो सेंट्रोइड भी अंदर ही रहेगा। पर ऑर्थो सेंटर और जो सर्कम सेंटर है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। वो ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं या ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो सर्कम सेंटर बाहर होगा, ऑर्थो सेंटर भी बाहर होगा। तो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है साइड पे। यहाँ से ड्रॉप किया, इधर से भी ड्रॉप करेंगे इस साइड के ऊपर, ये वाली साइड को एक्सटेंड किया और इस परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आगे एक्सटेंड किया, इसका परपेंडिकुलर आगे एक्सटेंड किया, तो ये यहाँ पर मीट करे, ठीक। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना इसका, ये वाला 90 डिग्री, इसका ये वाला 90 डिग्री। तो दोनों साइड्स आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे मिली, ऑर्थो सेंटर बाहर गया, तो सर्कम सेंटर भी बाहर आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। तो आपको याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है। राइट ट्राइंगल के अंदर तो हमने देख ही लिया था, राइट ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आता है, 90 डिग्री वाले पे, और सर्कम सेंटर कहाँ आता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, सेंट्रोइड और इन सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। और जी डिवाइड करता ही आपको मैं बता दिया कि कुछ पैरेललोग्राम का एरिया होता है। पैरेललोग्राम आप पता ही है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम ये हो गया, इसका एक डायगोनल D1, दूसरा डायगोनल D2, इनके बीच का एंगल अगर फाई है, इनके का अगर एंगल फाई है, एक्यूट वाला, दो एंगल होंगे ना, एक फाई होगा और एक ये होगा, ये पाई माइनस फाई होगा, ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस फाई। आपको कौन सा देखना है, एक्यूट वाला, ठीक है। आपको D1 की लेंथ पता है, D2 की लेंथ पता है, दोनों डायगोनल की, और बीच का एंगल पता है, तो एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है, ये आप लोग याद रख लेना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ D1 D2 साइन फाई, ये ज़्यादा यूज होता है। ये बाकी तो सब जब SOT पढ़ेंगे उसके अंदर भी आ जाएगा, बाकी आप लोग देख लेना इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। साथ में रोम्बस, रोम्बस के अंदर डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये डायगोनल के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। साइन, यहाँ पे जो बीच में साइन थीटा वाला था, साइन 90 कितना हो चुका होगा, 1, तो कितना बचेगा, हाफ D1 D2, हाफ D1 D2। ये लोग आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल ही लेना, ये रिलेशनशिप भी निकल जाएंगे आपके, निकाल लेना। ये देखो ना, एक स्क्वायर, एक रोम्बस होता है, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो ये लेंथ D1/2 हो जाएगी, ये लेंथ भी D1/2 हो जाएगी, लेंथ आ जाएंगी। एक डायगोनल की लेंथ D1 है, दूसरे की D2 है। ये वाली D1/2 है, ये वाली भी D1/2 है, ये D2/2 हो जाएगी और ये वाली भी D2/2 हो जाएगी। रिलेशनशिप तो निकल ही जाएंगे। ये लेंथ कितनी है, A, तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये D2/A, ये D1/A, ये A, तो राइट ट्राइंगल से रिलेशनशिप आ जाएंगे। ये रिलेशनशिप निकाल लेना, ठीक। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है,
डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। बताइए, ये एक रेक्टेंगल बना, ये लेंथ देखो, ये ए है, ये बी है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाले डायगोनल की लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि ये भी ए है, ये डायगोनल की लेंथ भी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल दोनों इक्वल क्या होते हैं, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इनके वर्टेक्स से क्या हो सकता है, एक सर्कल पास कर सकता है, एक सर्कल पास किया जाता है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा ना। जैसे एक ट्राइंगल देखा था, ट्राइंगल के यहाँ पे एक सर्कल जा रहा था, ऐसे रेक्टेंगल के इधर एक सर्कल जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, कि एक सर्कल पास किया, और वो जो क्वाड्रिलेटरल जिसके अराउंड सर्कल बन पाया है उस क्वाड्रिलेटर को बोल देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो रेक्टेंगल को आप याद रखोगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। स्क्वायर तो आप जानते हो, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो भी एक रेक्टेंगल स्क्वायर का बनता है जब रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर हो जाती हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हो जाते हैं। रोम्बस के लिए ये कंडीशन होती है। एक रोम्बस स्क्वायर का बनता है जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। कंडीशंस लिखी हुई है, आप पढ़ लेना इसको, ये 9/10 की चीजें आप कीजिए, ठीक है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ ऑपोजिट साइड का सम करना है, ए प्लस बी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। काइट, काइट भी एक होती है, काइट की तरह ही दिखती है, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है, हाफ d1 d2, एक ये बड़े वाला डायगोनल होता है और एक ये छोटे वाला डायगोनल होता है, इसका एरिया भी कितना हो जाता है। अब इसके अंदर ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस की जो फिगर होती है ये वाली, इसके अंदर क्या होता है, दोनों जो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे सेक्ट करते हैं, ये बराबर में बढ़ता है, ये वाला चीज भी बराबर में बढ़ता है। काइट के अंदर ऐसा नहीं होता, काइट के अंदर क्या होता है, जो बड़े वाला डायगोनल होता है, बड़े वाला डायगोनल वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर लेता है। तो जो BD है, BD दो बराबर हिस्सों में बटेगा, बड़े वाला डायगोनल जो AC है वो दो हिस्सों में नहीं बटेगा। ये कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट से हम प्रूव करते हैं। तब बस काइट में ये याद रखो कि बड़ा डायगोनल छोटे को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, और प्रूव कैसे है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, जो 9/10 में आप करते थे। काइट भी 9/10 से ही आता है, तो आप ये लिखकर इस पर पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करने की कोशिश करना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मैंने आपको बता ही दिया कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, पाई होता है, a प्लस सी प्लस इक्वल टू बी प्लस डी टू पाई 180 डिग्री। और क्या याद रखना है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से फिर से कोई चीज प्रूव हो जाती है, AE इंटू EC इज इक्वल टू BE इंटू D। ये सब आपका किससे हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होते हैं रिजल्ट सारे। पर अभी तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, कॉन्ग्रुएंसी फिर से वही 9/10 वाली चीज है, तो आप लोग थोड़ा सा खुद से सोचना। अभी तो हमें रिजल्ट चाहिए जो स्ट्रेट लाइन में यूज होगा, AC प्लस BD इज इक्वल टू पाई, और AE इंटू EC इज इक्वल टू BE इंटू DE। ये आपको याद रखना है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का रिजल्ट। ये वाला जो रिजल्ट है ये सिमिलर ट्राइंगल का, मतलब एक ये ट्राइंगल है और एक ये इसके जैसा सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक। इसकी साइड कोई है, मान लो इसकी, ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो होता क्या है, साइड्स की रेशियो बराबर है, इसकी इसकी रेशियो इक्वल टू इसकी अपॉन इसकी रेशियो इक्वल टू इसकी तीसरी वाली की तीसरी के साथ रेशियो सेम आ जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर। मान लेते हैं वो रेशियो क्या आ रही है निकल के, S1/S2, S1/S2। तो ये साइड उठा ली, इस ट्राइंगल की एक साइड उठा ली ये वाली, और इसकी उठा ली S2। ये S1 थी, ये S2 थी, तो S1/S2 क्या आ जाएगी रेशियो। मैं कहता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया की रेशियो कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी, S1/S2 का होल स्क्वायर। मतलब छोटे वाले ट्राइंगल अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की रेशियो निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, जो इन दोनों की साइड्स की रेशियो आ रखी है उनका स्क्वायर। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये है सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये पढ़ा होगा आपने, ये भी 9/10 का क्या करता है, एक ये सर्कल, एक यहाँ से ये बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ से दो सीक्वेंस हमने ड्रॉ करी, ये पॉइंट आया A, ये पॉइंट आया B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, और बाहर का पॉइंट है P। तो क्या होता है, PA
इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये याद रखना है। यहाँ पे देखो ई पॉइंट है, ई से लेके बी, ई से लेके ई, ई बी इंटू ई ए इज इक्वल टू क्या किया इसने, ई से लेके सी फिर ई से लेके डी, ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर इक्वल कर दिया ई पी इंटू ई क्यू, ई पी इंटू ई क्यू। साथ में किसके इक्वल होगा, एक ये तो सारी सीकेंट बन रही थी, ये भी सीकेंट थी, ये भी सीकेंट थी, ये भी सीकेंट थी, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट ई से कहाँ पे टच करेगी, टी पे। तो ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इस टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर, ई टी स्क्वायर। ये फिर से 10th का रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। सेकंड के दो पार्ट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू टेंजेंट के एक ही पार्ट का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये अगला है टॉलमीज थ्योरम। टॉलमीज थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओपी, फिर से क्वाड्रिलेटरल है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल के इधर से एक सर्कल पास कर जाए तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसमें क्या कहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या कहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, ए डी इंटू बी सी प्लस ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। सम ऑफ ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आपको फिर से रिजल्ट याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया अभी। तो अभी तक जो मैंने बता रहा हूँ ये सारा 9th-10th की हेल्प से जो हमें रिजल्ट्स चाहिए अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए, वो सारे रिजल्ट्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला भी 9th-10th से रहता है आपका। देखो दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट सारी जनता ही जानती है कि ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए, एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये रेशियो p ने डिवाइड किया m/n में, तो m इसके साथ जाता है, n इसके साथ जाता है, तो डिवाइडेड बाय क्या आता है m+n। देखो क्या करना है, m इसके साथ गया x, देखो p क्या, p के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करना है, m को मल्टीप्लाई कर दो b के x के साथ, n को मल्टीप्लाई कर दो a के x के साथ, फिर ये आ गया देखो m2 प्लस nx1 डिवाइड में क्या आता है m+n, कोमा m y2 के साथ n y1 के साथ, ये गया अपॉन m+n, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक, ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया। ऐसी एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगी आगे, उसको देखेंगे। अच्छा सेंट्रोइड का देखो और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों देखेंगे अभी। सेंट्रोइड क्या करता है आपका, देखो मैंने एक रिलेशन तो बताया था कि एच जी और ओ होता है। जी किसको डिवाइड करता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में। सेंट्रोइड एक और चीज को 2:1 में डिवाइड करता है, किसको, ये ए है, ये बी है, ये सी, एक ट्राइंगल बन गया। मान लो ये तीनों मैंने मीडियंस बनाए, ए डी, ये बी ई और ये सी एफ, ये तीन मीडियंस बने हैं। ठीक है, अब ये मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं वो जी पॉइंट होता है। अभी सेंट्रोइड क्या करता है, इस मीडियन को, एडी मीडियन को, बीई मीडियन को और सीएफ मीडियन को डिवाइड करता है। जैसे एडी मीडियन को देखूंगा, ये पूरी लेंथ को कितनी रेशियो में डिवाइड कर देता है, 2:1 में। तो कौन से वाला पार्ट होता है, जो जी से वर्टेक्स की तरफ है, जी से वर्टेक्स की तरफ है वो 2, और जो साइड की तरफ है वो 1। सिमिलरली जी से लेके बी तक, जी से बी तक लेके कितना हो जाएगा 2, तो जी से ई तक लेके कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली जी से लेके सी तक रेशियो कितनी होगी 2, और जी से लेके एफ तक का कितना होगा 1। ठीक, तो ये आपकी रेशियो से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, अब आपको डी के कोऑर्डिनेट तो पता चल जाएंगे, ये क्या है, मीडियन किया था तो 2 बराबर इसमें बटेगा। सेंट्रोइड की बात हो रही है ना, तो एडी क्या मीडियन, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि 1:1 रेशियो होगी, 1:1, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट। डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जी के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, अब ये रेशियो पता है 2:1, ये 2:1 रेशियो पता है। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, ए से लेकर डी तक रेशियो दे रहे 2:1। जब इसको सोल्व करोगे तो जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मतलब ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी गिवन है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का मीन ले लो और तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का मीन ले लो, तो आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन पहले इंटरनल डिवीजन देखा था। इंटरनल डिवीजन के अंदर क्या था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, बीच वाला पॉइंट था। क्या करना था, m से n को a से और डिवाइडेड बाय m+n। अब क्या हो रहा है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, और ये कोई बाहर की तरफ है पॉइंट p। ठीक,
रेशियो फिर से देखो, यहाँ पे भी क्या था, ए, ये बी, ये पी, ए से पी का पार्ट कितना है, एम, और पी, बी से पी का पार्ट कितना है, एन। याद रखो बी से पी तक का कितना पार्ट है, एन, ए से पी का कितना पार्ट है, एम। ठीक, तो रेशियो हमने इस तरह से बनाई, एम किसके साथ जाता है, बी के साथ, एन किसके साथ जाता है, ए के साथ। इस सेक्शन फॉर्मूला में भी ए से लेके पी तक गए और यहाँ पे बी है तो करना क्या है, अब ए से पी तक का पार्ट कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ए से लेके पी तक का कितना पार्ट दिया हुआ है, एम दिया हुआ है देखो, और बी से लेके पी तक का कितना पार्ट दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था। पॉइंट कहाँ पे, बाहर है, तो करूंगा क्या इस एम को बी के साथ रखूंगा, इस एन को ए के साथ रखूंगा, वही चीज जो पहले करी थी कि ये वाली चीज एम किसके साथ जाती थी, इसके साथ जाती थी, और एन किसके साथ जाता था, ए के साथ जाता था। ठीक, तो वही चीज है, एम किसके साथ जाएगा, बी के साथ, एन किसके साथ जाएगा, ए का, बस बीच में जाएगा माइनस साइन आ जाएगा प्लस की जगह। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, पी पॉइंट, ये सब कुछ दे रखा है। अब क्या दे रखा है देखो ध्यान से, ये रेशियो थोड़ी गड़बड़ दे दी है इसमें क्वेश्चन के अंदर, टू, ये गड़बड़ है, रेशियो गड़बड़ दे रखा है, ये रेशियो जो दे रखी है ये गड़बड़ दे रखी है। ठीक है, इसको मत पढ़ना। उसने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालो, रेशियो क्या दे रखी है, ए से लेके पी तक की रेशियो दे रखी है 2, और बी से पी तक की रेशियो दे रखी है 3, और उसने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले, निकाल ही लेंगे। फिर से 2 किसके साथ जाएगा, बी के साथ, और 3 किसके साथ जाएगा, ए के साथ। अभी मैंने बताया एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस साइन आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा माइनस साइन, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट के अंदर क्या करना है, ये पॉइंट दिया हुआ है ए, ये पॉइंट दिया हुआ है बी। ठीक, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, एक पॉइंट मैं लूंगा इसके बीच में, पी पॉइंट, जो इसको क्या करता था, इंटरनली डिवाइड करता था m/n रेशियो में, m/n रेशियो में। ठीक, सिमिलरली एक पॉइंट लूंगा बाहर Q। अब Q पॉइंट भी ऐसा है कि रेशियो है m/n, मान लो ये रेशियो है 2:1। ठीक, सिमिलरली जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट मैंने इस तरीके से लिया कि A से लेके Q तक की रेशियो देखता हूँ, A से लेके Q तक की रेशियो देखूं, और B से लेके Q तक की रेशियो देखूं। ये भी क्या आ रही है, इन दोनों का, ये भी M है और ये भी N है, मतलब अंदर पॉइंट लिया वो भी m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, Q बाहर पॉइंट लिया वो भी m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P और Q एक दूसरे को क्या, P और Q बोले जाते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। देखो ध्यान से, if a point P divides AB internally in the ratio AB, P ने भी किसमें डिवाइड किया, A और B की रेशियो में, और Q ने भी डिवाइड किया AB को A वाली रेशियो ये, और ये वाली रेशियो B। ठीक, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to AB। तो मतलब अगर एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट्स A एंड B। ठीक, आगे बढ़ते, इसको करने का तरीका देखो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट प्रूव करना है तो कैसे करूंगा, देखो नहीं है वैसे, फिर भी देखते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AP अपॉन AB माइनस AP। देखो ये क्या है, AP अपॉन लिखा AB माइनस AP, ये चीज करी थी मैंने। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मतलब AP अपॉन BP लिखा मैंने, AP अपॉन BP। AP अपॉन BP का मतलब क्या है, दोबारा देखो ध्यान से, AP अपॉन BP ये कोई ना कोई रेशियो होगी ना जिसमें P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है किसको, AB को, कोई ना कोई रेशियो मान ली मैंने, क्या लैम्डा अपॉन 1, क्या मान ली, लैम्डा अपॉन 1। AP अपॉन BP कितना है, लैम्डा अपॉन 1। ठीक, AP अपॉन BP को लिखा मैंने लैम्डा अपॉन 1। अब AP अपॉन BP को क्या लिख सकता हूँ मैं, AP अपॉन BP की वैल्यू क्या हो सकती है, BP को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB माइनस AP, AB माइनस AP, AB माइनस AP। सिमिलरली मैंने तो बोला है ना कि P और Q कैसे हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो AQ अपॉन BQ, इसकी रेशियो भी लैम्डा अपॉन 1 ही आनी चाहिए। AQ अपॉन BQ की रेशियो भी क्या आनी चाहिए, लैम्डा अपॉन 1, तो लैम्डा अपॉन 1 लिखी मैंने। देखो अब ये AQ है, AQ को AQ रहने दिया, BQ को क्या लिख सकता हूँ मैं, BQ को लिख सकता हूँ मैं AQ माइनस AB, AQ माइनस AB।
ए क्यू को लिख सकता हूँ ए क्यू माइनस ए बी, ये लिख दिया मैंने, ठीक। तो ये चीज आ गई। अभी क्या होगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर होंगे, रीजन क्योंकि ये चीज इक्वल टू ये था, इस चीज को मैं ये लिख पाया और इस चीज को मैं ये लिख पाया, ठीक। इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो। अब आप जब इसको सोल्व करोगे ना, इस वाली क्वांटिटी को, इस वाली क्वांटिटी को जब सोल्व करोगे तो सोल्व करके आ जाएगा AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। ये लग रहा है ना हार्मोनिक कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, हार्मोनिक मीन ऑफ क्या, AP और AQ का हार्मोनिक मीन आ गया, AP AQ का हार्मोनिक मीन, AP AQ का हार्मोनिक मीन लिख दिया मैंने, ये वाली क्वांटिटी जो किसके इक्वल है, AB के इक्वल। कैसे ही जब मैंने इंटरनल डिवीजन की रेशियो और एक्सटर्नल डिवीजन की रेशियो सीखी तो ये चीज मेरी रिजल्ट बन के आ गई। तो इस रिजल्ट को याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए जो सेम आ जाए तो AP और AQ को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू AB। नेक्स्ट पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आप कर लेना, इफ कोऑर्डिनेट A एंड B इज 0,0, A दिया हुआ है 0 0, B दिया 9,0, कह रहे फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से करते हैं क्वेश्चन को, कि A पॉइंट दिया हुआ है और A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट, A पॉइंट दिया हुआ है और B पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक। मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट ऐसा बताओ एक्सटर्नली जो A और B को 1:2 में डिवाइड करता है। मतलब एक पॉइंट बाहर आना चाहिए, पॉइंट देखो बाहर यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और उसने क्या बोली 1:2, मतलब A से उस पॉइंट की जो दूरी है वो एक पार्ट होनी चाहिए और B से जो उस पॉइंट की दूरी है वो 2 पार्ट होनी चाहिए, मतलब A से वो पॉइंट नजदीक होना चाहिए, तो पॉइंट एक्सटर्नल वाला है वो यहाँ पर आएगा। अगर वो पॉइंट यहाँ पर होता तो ये दूरी तो ज्यादा वाला पार्ट होता और ये वाला छोटा वाला पार्ट होता, तो ये वाला पॉइंट नहीं लेते, वो तब लेते जब 2:2 था। 1:2 लिखा है तो पॉइंट जो एक्सटर्नल वाला है वो A के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट मैंने ले लिया एक्सटर्नली, यहाँ पर रेशियो उसने दे दी 1:2, मतलब A से P की रेशियो की दूरी उसने जो दे रखी है वो दे रखी है 1 पार्ट, और B से लेके P तक का पॉइंट कितना दे रखा है 2। A वाला पॉइंट 1 क्या बनेगा M और 2 क्या बनेगा N। मैंने आपको बोला था ना A से लेके P तक एक पॉइंट होता है, B से लेके P तक N होता है, A से P M बोलते हैं, B से लेके P को N बोलते हैं। M आ गया, N आ गया, A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, तो आप P तो निकाल ही लोगे सेक्शन फॉर्मूला से। जब P पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट अगर आ गया तो आप Q पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया ही हुआ है कि जो रेशियो बाहर की थी वही रेशियो अंदर की है। अब बाहर की रेशियो A से लेके P तक कितनी थी 1 तक, तो A से लेके Q तक कितना होगा 1 और Q से B कितना होगा 2, 1:2, तो Q पॉइंट भी आ जाएगा आपका सेक्शन फॉर्मूला लगा के, P पॉइंट भी आ गया, Q पॉइंट भी आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भाई चैट गायब है, इसके अंदर ना हैंड रेस का ऑप्शन होता है, अगर समझ आ रहा है तो एक बार हैंड रेस कर दो, एक बार सभी कर देना अगर, ठीक है। चैट मुझे दिख नहीं रही भाई आज, तो प्रॉब्लम है, हैंड रेस से ही करते हैं काम। चलो आगे, ये वाला ठीक है, मेरे को सबका दिख गया। ये वाला अगला सेक्शन है जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ये सर्कल जब टॉपिक आएगा उसमें दोबारा, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं इसको, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर पे आते हैं सीधा, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल, उसका ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि इंटर निकालना है। इन सेंटर क्या होता है, फिर से याद रखो, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एंगल बाइसेक्टर, तीसरा एंगल बाइसेक्टर, ये सब आपका फिर से प्रूव हो सकता है, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प इजीली प्रूव हो जाते हैं ये, और अपने को भी इतनी जरूरत नहीं है, अपने को फॉर्मूला की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। क्या करोगे, ax1 + bx2 + cx3, मतलब ए के ऑपोजिट की साइड को बोला जाता है, एक कन्वेंशन है, ठीक है। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड क्या होती है स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड क्या होती है स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड क्या होती है स्मॉल सी, ठीक। अब करना क्या है, इन सेंटर निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात याद रखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इन सेंटर का, जो अंदर पॉइंट आया हुआ है, क्या करोगे, इस x1 को इसके ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई, इस x2 को इसकी ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई,
इस x3 को इसकी ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस, ठीक है, साइड का सम, जितने भी तीन साइड है उनका सम कर दिया। ये आ जाएगा आपका क्या, x कोऑर्डिनेट, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, तीनों y वालों को मल्टीप्लाई कर दिया वैसी साइड, y को a के साथ, y2 को b के साथ, y3 को c के साथ, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन जेई 1998 का, P Q R S आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम P Q R S, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आंसर तो दे रखा है, एक बार करने की कोशिश करो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, शायद आंसर गलत भी दिया हो, एक बार आप ट्राई करो कि ए और बी की वैल्यू कैसे लेके आओगे। पैरेललोग्राम के तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं P Q R, आपको S चाहिए। प्रॉपर्टी देखो पैरेललोग्राम की, आप लोग कर लेना, मैं करता हूँ, ठीक, जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर देना। P Q R S, ठीक है। अब ध्यान से देखो, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R S दिया हुआ है और S दिया हुआ है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, R के दे रखे हैं, S के चाहिए, S क्या है, A, B, ठीक है। अब सुन लो, तीन बच्चों ने हैंड रेस किए, विकास ने किए, दौर ने किए, ठीक है। अब P Q R S, अब ध्यान से सुनते जाओ। पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या स्क्वायर हो, तीनों की बात कर रहा हूं मैं। पैरेललोग्राम तो सारे ही होते हैं, रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, और कौन होता है, रोम्बस भी होता है, ये सारे क्या है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम क्या, ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। तो रेक्टेंगल भी प्रॉपर्टी करता है, स्क्वायर भी करता है, रोम्बस भी करता है, ठीक। एक चीज याद रखो कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। तो मतलब एस क्यू और पी क्यू जहाँ पे मीट करे, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो इसको और इसको बांटेगा, इसको और इसको बराबर बांटेगा, ठीक। उसने पैरेललोग्राम दिया हुआ था, उसने बराबर बांट दिया। अब P की कोऑर्डिनेट्स पता है और अपने को Q के पता है और R के पता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये बराबर है, ये वाला और ये बराबर है, तो 1:1 रेशियो हो जाएगी। P पता है, R पता है, तो ये मान लो T, तो T के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर T के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर मुझे पता है ये और ये बराबर है, तो मतलब ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है। मुझे Q के पता है, मैंने T के निकाल लिए, रेशियो मेरे को पता है 1:1 है, तो मैं S के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। सिंपल सी बात है, आपको बस ये याद रखना था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ईच अदर करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। देखो सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप समझ लेना। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जहां पर वो मीट करते हैं, मिड पॉइंट हो जाएगा पी आर का भी और एस क्यू का भी, तो वो मिड पॉइंट दोनों के लिए सेम है, तो क्वेश्चन अपन ऐसे कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, सारे दिए हुए हैं। सी का वर्टेक्स दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ये। क्वेश्चन में दिख रहा हूँ, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 0,7, 0,7, ये वाले के दे रखे हैं 0,0, 0,0, और इस वाले के दे रखे हैं 4,0। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि इस ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा, सर्कम सेंटर क्या होगा, और ये तीन चीजें निकालो, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर भी निकाल दो, ये सारे निकालने, ठीक। निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग बस सुन लो बस। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर वो होता है जहाँ पर ट्राइंगल है जो, वो उसके एल्टीट्यूड मीट करे, तो ऑर्थो सेंटर तो क्या हो जाएगा, 0,0 ही हो जाएगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, तो 0,7 दिया हुआ है, 4,0 दिया हुआ है, तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो सर्कम सेंटर भी आ जाएगा, ठीक। एच आ गया और सर्कम सेंटर आ गया, ठीक। मैं पूछता हूँ सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड तो होता है ट्राइंगल, मैंने बताया था जी। अब आपको पता है एच जी ओ, जी क्या करता है, एच जी ओ ये रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में। आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, एच के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, ये रेशियो पता है 2:1 की, तो आप जी भी निकाल लोगे, जी भी आ जाएगा, एच भी आ गया, जी भी आ गया, ओ भी आ गया। देखो राइट सबसे खासियत ये है कि एच और ओ तो सामने दिख रहा है, सेंट्रोइड कैसे निकाल लोगे, एच जी ओ का यूज करके, तो सेंट्रोइड आ जाएगा। इन सेंटर निकालने को अगर कोई बोलता है, इन सेंटर के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करो, मैंने आपको बता दिया, तीनों की साइड निकाल लेना,
ये साइड लेंथ पता लग जाएगी, तो 4 दिख रही है पहले ही, ये कितनी है 7, तो ये लेंथ भी आई जाएगी आपकी, राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करके ये लेंथ भी आ जाएगी। जब तीनों लेंथ आ जाएंगी, x1 x2 x3 की वैल्यू पता है, तो इन सेंटर भी आ जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, चैट पे बताओ, सॉरी हैंड रेस करो अगर समझ आया तो। एच भी निकालिए, जी भी निकालिए, ओ भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने हैंड रेस कर दिया, सही, बढ़िया। अब क्या है, एक्स सेंटर नाम की चीजें होती है। क्या होती है? एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? जैसे एंगल था, अब ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनता था जो तीनों साइड को टच करता था, तीनों साइड्स को टच करता था वो अंदर सर्कल, तो उसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे। ठीक, और इन सेंटर आता कैसे था? एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इन सेंटर होता था। अगर मैं एक्स सेंटर की बात कर रहा हूँ, एक्स सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा, देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल लिया, ये एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये वाली ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, ए के ऑपोजिट एक सर्कल बनता है, बी के ऑपोजिट एक सर्कल बनता है, सी के ऑपोजिट एक सर्कल बनता है। देखो ए के ऑपोजिट ये सर्कल दिख रहा है आपको, ऑपोजिट ये सर्कल दिख रहा है, और इस सी के ऑपोजिट ये सर्कल दिख रहा है। अभी सर्कल आते कैसे हैं वो देखते हैं। क्या करो, इसको एक्सटेंड करो, ए के ऑपोजिट वाला बना रहा हूँ, ये ए वाले को मैंने एक्सटेंड किया, बी ए से सी वाले को एक्सटेंड किया। ठीक, अब क्या होगा, ये तो इंटरनल बाइसेक्टर होता था, अब क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल एंगल बन गया, इस एक्सटर्नल एंगल का एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बना दो, इस एंगल का ये बना दिया। फिर ये सी का इंटरनल एंगल है और ये एक एक्सटर्नल एंगल है, ठीक, इसका एक एक्सटर्नल एंगल बना दो, दो एंगल बाइसेक्टर ये हो गए। क्या किया, बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाया, और ए का है जो जिसके ऑपोजिट बनाना है, इसका तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही बनाओ। ठीक, तीसरा पॉइंट मिल गया। ये क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को बोला जाएगा एक्स सेंटर। क्या बोला जाएगा? एक्स सेंटर ऑपोजिट टू ए, एक्स सेंटर ऑपोजिट टू ए। तो एक्स सेंटर ऑपोजिट टू ए का मतलब क्या होगा, बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है एक्स सेंटर ऑपोजिट टू ए। सिमिलरली बी के ऑपोजिट भी एक सेंटर मिल जाएगा अपने को। क्या करूंगा मैं, इसको एक्सटेंड करूंगा, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक, फिर इस वाले को सी वाले को एक्सटेंड करूंगा, ऐसे कर दिया। अब इस बी वाले का इंटरनल बनाऊंगा, ए वाले का एक्सटर्नल बनाऊंगा, इस वाले का भी एक्सटर्नल बनाऊंगा। ठीक, एक एक्स सेंटर यहाँ मिल जाएगा, एक एक्स सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक हो जाएगी बात। तो मेरे को ये सेंटर मिल गए तीन, I1 I2 I3। ठीक, फिर मैं क्या कहता था आपको, ये जब ट्राइंगल बनता था, अच्छा एसओटी का टॉपिक होता है वैसे तो, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, एसओटी में अच्छे से डिस्कस करते हैं, पर फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर जब आता था, उससे ये दूरी दूरी बराबर होती थी, और इसको रेडियस मान के एक सर्कल बन जाता था, ये इसको बोला जाता था इन सर्कल। इस केस में भी ऐसा ही होता है। होगा क्या, ये एक्स सेंटर जो है, एक्स सेंटर की इस साइड से, एक्स सेंटर की दूरी इस साइड से, और इस एक्स सेंटर की दूरी इस वाली साइड से, ये तीनों दूरी बराबर होती है। अब ये सेंटर को मानते हैं और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा अंदर का एक यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। ठीक, एक बार हैंड रेस करो अगर बात समझ आएगी कि सर्कल कैसे बनता है और एक सेंटर कैसे बनता है। ठीक, बहुत बढ़िया, सभी का हैंड रेस हुआ। ठीक है, तो ऐसे अपने को 3 एक्स सर्कल मिल जाएंगे, 2 3, और उन तीनों के इन I1 I2 I3 ये क्या है, एक्स सेंटर, और जो अंदर वाला होता है वो क्या होता है, इन सेंटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, कहता है कि एक ट्राइंगल है, जैसे इस ट्राइंगल को टच करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करें। देखो एक सर्कल तो अंदर है जिसको इन सर्कल बोला जाता है। ठीक, एक सर्कल क्या होता है, ये इनको एक्सटेंड किया, ये वाला सर्कल जो बाहर बना, ये भी क्या है, तीनों साइड्स को टच कर। कोई 3 लाइंस अगर है, कह रहे कि कोई 3 लाइंस हैं जो कि इस तरीके ट्राइंगल की फॉर्म की शेप बना देती हैं। ऐसे 3 लाइंस है ना, जैसे ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ट्राइंगल नहीं, ऐसी 3 लाइन जो इस तरीके से इंटरसेक्ट करी, जो ट्राइंगल को फॉर्म कर देती है। उन तीनों लाइंस को टच करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? एक तो अंदर वाला हो गया, मैंने आपको बताया एक, फिर एक हो जाएगा ये वाला बाहर का, एक हो जाएगा यहाँ के बाहर का तीसरा, और एक हो जाएगा यहाँ के बाहर का। तो 4 सर्कल ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी लाइंस को टच कर सकते हैं जो ट्राइंगल फॉर्म करती हैं। ठीक, ये याद रखना कि 4 सर्कल ऐसे बन सकते हैं, 3 एक्स सर्कल और एक
इन सर्कल। अब अगला पॉइंट आता है I1 I2 I3 के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे। I1 I2 I3 के कोऑर्डिनेट्स, देखो फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, याद कैसे रखना है फॉर्मूले को। इंटरनल वाले का तो मेरे को पता ही था कि कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस a bx2 प्लस cx3, ठीक। इसके अंदर भी सब कुछ सेम है, सेम फॉर्मूला है, बस आपको माइनस साइड का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस ए के साथ है, यहाँ पे माइनस बी के साथ है, यहाँ पे माइनस सी के साथ है। माइनस किसके साथ आता है उस चीज को नोट करने की बात है। ए के ऑपोजिट I1 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, ए के ऑपोजिट निकालना है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट I1, तो जिसके ऑपोजिट निकालते हैं उसी के साथ माइनस वाला साइन आता है, ठीक। जिसके ऑपोजिट वाला निकाला जा रहा है एक्स सेंटर, उसी के साथ माइनस साइन आता है। तो ए के ऑपोजिट I1 है, तो I1 में माइनस ए वाला यूज होगा। सिमिलरली बी के ऑपोजिट I2 है, तो I2 निकालते हुए माइनस बी के साथ माइनस यूज होगा। सिमिलरली I3 किसके ऑपोजिट है, सी के, तो सी वाले के साथ माइनस यूज होगा, और तीनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लोगे, ठीक। इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से यूज होता है। आपको कल मैंने ये भी बताया था ना, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, डेल्टा इंटू आर इंटू एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी याद रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एक है इन रेडियस, एक इन रेडियस, और एक है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। ये सब आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, फिर से आप लोग करना इसको ट्राई। एच जी ओ सब कुछ दे रखा है, देखो ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सर्कम सेंटर दे रखा है, a, b, c, d, if the coordinate of the vertex a are x1, y1, find the coordinates of the middle point of bc। सब कुछ दे रखा है, h g o दे, h दे क्या h दे रखा है, और o दे रखा है, g निकाल लोगे, उसके बाद मिड पॉइंट वगैरह दे रखे हैं। आप लोग इसको ट्राई करना क्वेश्चन को, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया है, सारी थ्योरी बता दी है, इसको आप लोग लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करते हैं। वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दे रखी हैं, एक दूसरा वर्टेक्स तीसरा वर्टेक्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड द सेंट्रोइड, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल दिया हो तो सेंट्रोइड तो आ ही जाता है, ठीक है। कभी भी एक ट्राइंगल दिया हो और उसके बीच में पूछा जाए ना सर्कमसेंटर सेंट्रोइड, सबसे पहला काम तो ये होता है ट्राइंगल के जब तीनों वर्टिसेस दिए होते हैं तो चेक कर लो कि वो राइट ट्राइंगल बन रहा है कि बन रहा है। अगर राइट ट्राइंगल बन जाता है अगर वो राइट ट्राइंगल बनता है तो चीजें तो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसका एच निकालना बहुत आसान काम हो जाता है, उसका ओ निकालना बहुत आसान काम हो जाता है। एच आ जाता है तो जी आ जाता है, जी आ जाता है, सॉरी एच आ गया, ओ आ गया तो जी भी आ जाएगा, एच जी ओ से। उसने पूछा क्या है, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड की दूरी, मतलब ओ और जी की दूरी पूछी। तो इस केस के अंदर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको मैंने फिर से बोला, आप कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या चेक करोगे कि वो जो वर्टेक्स हैं वो राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या या नहीं। अगर कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा बन जाएगा। पहला काम यही होगा कि आप चेक कर लो ट्रायंगल कैसा है। तो इस केस में ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये पूरी ये वाली दूरी कितनी है 5, ये वाली दूरी कितनी है 5, और ये वाली दूरी कितनी है 5√2। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर। बड़ी वाली साइड कौन सी हो जाएगी 5√2, एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी, ठीक। अब हुआ क्या, फायदा क्या हुआ इससे, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो सर्कम सेंटर पता चल जाएगा। जहाँ पे 90 डिग्री बना वो आपको ऑर्थो सेंटर पता चल जाएगा। एच पता लग गया, ओ पता लग गया, जी आप निकाल ही लोगे, ये मैथ मत करना, आप सिंपल निकाल लेना एच जी ओ का, जो मैंने आपको बताया एच जी ओ से जी पता चल जाएगा आपको। जी से सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पता लग गया आपको, जी लग गया, जी पता लग गया आपको, दूरी किसकी निकालनी है, जी और ओ की। तो जी और ओ में तो आप सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल ही लोगे, ठीक। हैंड रेस करो अगर समझ आए। अगर ये क्वेश्चन के अंदर आपका, अगर आपके माइंड में आ सकता है कि भैया तो राइट ट्रायंगल था हमने ऐसे कर दिया, अगर राइट ट्रायंगल नहीं होता तो सर्कम सेंटर कैसे होता है, सर्कम सेंटर का तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं। मैंने तो आपको किसका बताया, सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताया है सिर्फ, और किसका बताया है, इन सेंटर का बताया है। मैंने आपको ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला नहीं बताया, सर्कम सेंटर का फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि वो फॉर्मूले बहुत बड़े हैं, उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। उसको हम कैसे करेंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब उसमें हम सीखेंगे कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर इजीली कैसे फाइंड किया जाता है। पर अगर क्योंकि अभी का क्वेश्चन था, अभी के क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट लाइन यूज नहीं होना था, इसलिए इस तरीके से ये राइट ट्रायंगल बन रहा था, और राइट ट्रायंगल में आप एच जी ओ निकाल के इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता ही है क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर।
तीनों साइड बराबर होती हैं, कोई भी साइड उठा लो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक। नेक्स्ट ऑफ ट्राइंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या करना है, ट्राइंगल दिया हुआ है, x1 होगा, ये y1, ये सॉरी x2 का कोऑर्डिनेट, ये x3 वाला, सिमिलरली इसके y कोऑर्डिनेट भी होंगे, y1 y2। एरिया निकालना है तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लिख लोगे। अच्छा मैंने डिटर्मिनेंट तो यूज किया, ये वैल्यू निकाल लोगे, इसके बाहर एक मोड का साइन यूज किया है क्योंकि इट ऑलवेज पॉजिटिव। क्या करोगे, हाफ, ये जो अंदर वाले लाइंस हैं, ये अंदर वाली, ये क्या है, डिटर्मिनेंट को मेंशन करनी है, और जो बाहर वाली लाइंस हैं वो किसको लेनी है, मोड को, कि जो भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो आप याद रखोगे एरिया में हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, हाफ लिख देते हैं, हाफ के फिर यहाँ पे फटाफट लिख दिया डिटर्मिनेंट, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, और इक्वल टू जो भी दिया होता है उसको लगा लेते हैं, सोल्व करने बैठ जाते हैं। पर करना क्या है, आपको डिटर्मिनेंट के बाहर मोड का साइन यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 2-3 आंसर आ जाते हैं मोड की वजह से ना। तो जैसे मोड x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है, अगर आप मोड यूज नहीं करोगे तो सिंपल x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आंसर लिख दोगे आप, गड़बड़ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हुए हमेशा मोड का साइन यूज करोगे। तो आप याद रखना, ये वाली फॉर्म याद रखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ऐसे भी कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट की इक्वल ही होता है, कि 1 1 1 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे x1 लिख दिया, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, यहाँ पे y1 y2 y3, हाफ बाहर लगा दिया और यहाँ पे मोड लगा दिया, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है तभी तो एरिया आ रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, तो ये एक फिगर बनी जिसका एरिया आया। अब ध्यान से देखो, ए को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये भी एक ट्राइंगल बनेगा। ए को मैं यहाँ पे मूव करके ले आया ना, ये ए डैश बन गया मान लो, ये भी एक ट्राइंगल बना जिसका एरिया आएगा। फिर इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आया, ये भी एक एरिया बनेगा जिसका, मतलब ये भी एक ट्राइंगल बनेगा जिसका एरिया आएगा। एक पॉइंट फिर मैंने ऐसा लाया, ये पॉइंट को मूव करके इस लाइन के ऊपर ही ले आया, मतलब बी सी के आ गया ए पॉइंट, लाइन क्या बन गई, मतलब ए ट्राइंगल क्या बन गया, ये बी, ये सी, और ए पॉइंट को मैं इसी के ऊपर ले आया। अब ये कितना एरिया कर रहा है, इसका एरिया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एरिया 0 कब आ जाएगा, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ए बी और सी एक ही लाइन पे आने लग जाएंगे, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया तो कितना आना चाहिए, 0, मतलब ए बी और सी ऐसे पॉइंट होंगे जो एक ही लाइन पे आएंगे, जिसकी वजह से जब आप इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू करोगे तो आंसर कितना आने लग जाएगा, 0। क्योंकि ये तो एरिया देता है डिपेंडिंग अपॉन दी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ए बी सी अगर इस तरीके से हुए कि ए दे रहे होंगे तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर कितना दे रहा होगा, 0। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या हो जाएगी, ये देखो, ये देखो, ये एरिया को आपको क्या करना होगा, 0 करना होगा, एरिया को 0 करना होगा, हाफ तो उधर जाके 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब समथिंग इक्वल टू 0 है, मोड के अंदर डिटर्मिनेंट है ना, मोड के अंदर डिटर्मिनेंट है, तो मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो उसका मोड भी 0 ही होगा, तब तो मोड हटा सकता हूँ मैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दो सिंपल, ठीक। तो अगर डिटर्मिनेंट तीनों का 0 आ रहा है मिला के कोऑर्डिनेट से, तो उसका एरिया 0। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी आप ये याद रखें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एन साइडेड फिगर। एरिया ऑफ एन फिगर कैसे निकालना है, अपना ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला यूज करने के लिए देखो 4 का यूज किया मैंने पहले, 4 साइडेड फिगर का। 3 के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब 4 के लिए हाफ बाहर आ जाएगा, फिर ये मोड का सिंबल है, ठीक है, मोड का सिंबल। अंदर छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनेंगे 2/2 के, कितने बनेंगे, 2/2 के। कैसे शुरुआत कर दोगे, x1 x2 से, अगला x2 x3, फिर x3 x4, फिर x4 x1, मतलब x1 x2 की हेल्प से एक डिटर्मिनेंट बनाया, फिर x2 x3 से बनाया, फिर x3 x4 से बनाया, फिर x4 x1 से बनाया। सबका ये करके डिटर्मिनेंट ले लेना, बीच में प्लस के साइन आएंगे, और ओवरऑल जब निकाल लोगे, ओवरऑल जब सम निकाले उस ओवरऑल के बाहर मोड का साइन आएगा, क्योंकि एरिया शुड बी पॉजिटिव। ये मत करना कि अंदर सबको पॉजिटिव करते गए कि ये वाला छोटा डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे भी मोड लगा दिया, फिर अगले की लगा दिया, ऐसे काम नहीं करना। काम क्या करना है, इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट निकाल दिया और जो भी आ गया ओवरऑल का मोड ले लिया, तो इस फिगर का एरिया आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कैसा भी हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 4 साइडेड फिगर हो, तो आप एरिया निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके। ऐसी एन साइडेड फिगर है तो क्या करोगे, x1 x2 फिर x3 फिर x3 x4, आखिरी में क्या आ जाएगा, xn x1।
इंडिविजुअल का मोड ले लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये सिंपल देखो, फाइंड के फॉर विच, कह रहे फाइंड के फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसको ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। कोलिनियर करना है तो डिटर्मिनेंट 0 करेंगे, डिटर्मिनेंट 0 करेंगे, पर आप ध्यान रखना मोड लगाना बहुत जरूरी है, मोड को मत भूलना। ये देखो, सॉरी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एरिया 0 करना है, तो मतलब हाफ इंटू डिटर्मिनेंट का मोड इज इक्वल टू 0, तो हाफ तो इधर जाके 0 हो ही गया था, तो डिटर्मिनेंट किसी नंबर का मोड 0 आ रहा है तो मतलब अंदर वाली क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ही 0 होना चाहिए, तो अब मोड का कोई यूज नहीं है। अगर वो कह रहा है फाइंड के फॉर विच दी पॉइंट्स आर, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो मतलब डिटर्मिनेंट 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मतलब उसका मोड भी 0 हो जाएगा, उसका मोड 0 है तो एरिया 0, ठीक। इसको आप सोल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी है तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, C1 माइनस C2 लगा के, C2 माइनस C3 लगा के इसको सोल्व कर लोगे आप लोग। इसको सोल्व करोगे तो क्या करना है, इस सोल्व करके आपकी k की वैल्यू, ठीक, k की वैल्यू आ गई। जब k 1 होगा तो जो 3 पॉइंट्स दे रखे थे उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या आ रहा होगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ x, y लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग these 2 points। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो सकता है। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, कह रहा है कि एक पॉइंट है x, y, उसको क्या रखना है, इन दोनों के पॉइंट की ज्वाइनिंग वाली जो है उसी के ऊपर लाई करना चाहिए, मतलब जो x, y है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ x, y लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग these 2 points। कॉमा y कहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ही कहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ए पॉइंट बी पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। फिर वो ऐसे सारे पॉइंट्स बताओ जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, तो क्या करोगे, वो पॉइंट एक्स कोमा वाई मान लिया, ये पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट ऐसा होगा जब इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना के देगा, 0 बना के देगा, क्योंकि उसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, 0। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 कर दोगे, एक पॉइंट को मान लोगे एक्स कोमा वाई। देखो ये 2 कोमा -3 1 4, और दूसरा पॉइंट जो उनके बीच में लाई करना चाहिए एक्स कोमा वाई, वो इस तरीके से हो कि इनके बीच में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 को सोल्व करोगे एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन की इक्वेशन तो पूरी होगी, ये वाली बाहर भी चल जाएगी। जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट वो भी तो इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो बाहर वाले पॉइंट भी इस कंडीशन को फॉलो कर जाएंगे, ये वाले पॉइंट भी इसको कंडीशन को फॉलो कर जाएंगे, पर क्वेश्चन क्या बोला था कि एक्स कोमा वाई जो उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में लाई कर रहा है वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इंटरनल वाले पॉइंट्स भी इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे और बाहर वाले भी करेंगे। हमें तो उसने इंटरनल वाले बोले थे, तो इंटरनल वाले भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ध्यान से देखो, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय ये और ये। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब डिटरमिनेंट का यूज होगा, ये सॉल्यूशन करना इस सॉल्यूशन से कर लेना, बाकी आप डिटरमिनेंट वाले से कर लो। हाफ हाफ मोड का यूज होगा, फिर अंदर डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 40, इक्वल टू 40 ये दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है x,4, ठीक। यहाँ पे आप एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सोल्व करोगे, दो उधर जाके 80 हो जाएगा, ठीक। इस पूरे को सोल्व, ये x की टर्म्स में आएगा। अब देखो ये 0 थोड़ी ना है, एरिया आ रहा है, एरिया कितना 40, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता तो इस मोड की इंपॉर्टेंस आ जाएगी, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो मोड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। पर अगर डिटर्मिनेंट के अंदर x लिख दिया मैंने और इक्वल टू 4 लिखा है, तो बाहर मोड लगाया अगर, तो इससे दो आंसर आएंगे, एक +4 और एक -4, तो इसलिए मोड की इंपॉर्टेंस अब आएगी यहाँ पर। देखो इसका नीचे डिटर्मिनेंट वाला सोल्यूशन भी होगा, अगर वो है तो आंसर आया, तो नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं। तो जो भी आप डिटर्मिनेंट वाले से सोल्व कर लेना, उधर से भी यही आएगा 40 हाफ, ये डिटर्मिनेंट आ गया अंदर वाला, और बाहर क्या लगा हुआ है, मोड। आप लोग अपने मेथड से भी करना, हाफ वाला से जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मोड, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वैसे कर लो, और इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ये तरीका भी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने डिटर्मिनेंट वाला भी, इससे करो या फिर इससे करो की बात है। इसको सोल्व करोगे तो अंदर क्या आ गया, 4 - x - 1। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, मोड, ये क्या आएगा, मोड। अब मोड की वजह से दो आंसर आएंगे, ठीक। ये देखो मोड की वजह से दो आंसर आए, 3 - x का मोड इज इक्वल टू 80,
एक बार ये 80 के इक्वल हो सकता है और एक बार -80 के इक्वल हो सकता है। तो एक बार आंसर आ सकता है -77 और 83। तो x की दो वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो आप क्या करोगे, कोई 4 पॉइंट्स आगे 1 2 3 4 छोटे छोटे डिटरमिनेंट बना लिए, 1 2 3 4, बीच में प्लस का साइन आएगा, सोल्व करके लगा लोगे, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। और दूसरा तरीका क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको दो डिफरेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, दो डिफरेंट ट्राइंगल में कर दिया, क्या करोगे, इसका अलग से एरिया निकाल दो, इसका अलग से निकाल दो डिटरमिनेंट के तरीके से। देखो हाफ ये डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करने में, जैसे मर्जी करना आप लोग, बट वही है मोड का यूज करते रहना, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है find the coordinate of point P if PA equal to PB and area of triangle PAB is 10 if coordinates of A and B are this। A के कोऑर्डिनेट रखे 3,0, B के कोऑर्डिनेट दे रखे 7,0। P कैसा होना चाहिए, P होना चाहिए ऐसा कि PA इक्वल टू PB हो, PA इक्वल टू PB मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो। साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए 10। ठीक, अब दो चीजें यूज करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की कंडीशन भी यूज करनी पड़ सकती है और उसमें PA इक्वल टू PA भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये P पॉइंट मान लिया H कोमा के, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो हाइट कितनी आएगी, H। ठीक, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा 10, H कितना हो जाएगा। ठीक भाई, हम ये वाला ट्राइंगल भी बना सकते थे, ट्राइंगल नीचे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था। ठीक, यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुई, यहाँ पे एरिया की बात हो रही थी तो हाफ 4 इंटू H यूज करो, और यहाँ पे क्या आएगा मोड, क्योंकि एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। H तो यहाँ से अगर आपका ये कोऑर्डिनेट ये H ये वाला हाइट दे रहा है तो ये वाला जो हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो मोड H यूज होगा ना। यहाँ पे हाइट किसकी इक्वल आ रही है, इस x कोऑर्डिनेट की इक्वल आ रही है। अगर यहाँ पर मैं H यूज करता हूँ ये वाला, मान लो यहाँ पे तो 5 आ गया ना H, तो यहाँ पे 5 कोमा समथिंग आएगा आंसर, 5। तो अगर मैं -5 कोमा समथिंग भी लिखता हूँ, -5 कोमा समथिंग, तब भी तो ये हाइट कितनी है, 5 ही है हाइट। एक्स कोऑर्डिनेट -5 है पर हाइट तो पॉजिटिव ही होगी ना, पॉजिटिव होगी। तो अगर ये पॉइंट P मैं नीचे भी लूँ या ऊपर भी लूँ तो ये डिस्टेंस तो 5 ही है, H इक्वल टू 5, माने हाइट कह रहा है कितनी होनी चाहिए, 5। हाइट 5 तो ऊपर भी हो सकती है, तो P पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और P पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो एरिया यूज करते हुए आप क्या करोगे, मोड यूज करोगे। मोड यूज किया तो यहाँ पे मोड ऑफ H कितना आ जाना था, H आ जाना था आपका 5, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि H इज इक्वल टू क्या आना है, +-5। H कितना आएगा, +5 एंड -5। ठीक, का ये वाला 5 भी हो सकता है और ये -5 भी हो सकता है। तो H और K की वैल्यू, H की वैल्यू मिल गई -5 एंड -5। अब क्या करोगे, यूज करोगे PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB यूज कर लो। H आ गया आपका, H की वैल्यू पता ही है आपको, सॉरी अब यहाँ से भी डिटर्मिनेंट के मेथड से सोल्व करोगे तो K की वैल्यू भी आ जाएगी +-5। तो डिटर्मिनेंट से एरिया निकालो या हाफ बेस इंटू हाइट से करो और PA इक्वल टू PB की कंडीशन लगाओ, वहां से भी आंसर आ जाएगा आपका। H इक्वल टू 5, K इक्वल टू 5। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी बताने में, सॉरी। H तो फटेगा, H तो 5 ही रहना था, K +5 -5 होना था। H की वैल्यू तो 5 ही आ जानी थी, ये तो 5 है, H कोऑर्डिनेट 5 है। अभी कितना ऊपर कितना नीचे हो सकता है वो तो यहाँ से पता चलेगा, K इक्वल टू +-5 यहाँ से। ठीक, 5 आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये K नहीं हो, ये हाफ बेस कितना लिया है, ये H नहीं आएगा यहाँ पे, K, ये गड़बड़ है, ये K है, गड़बड़ ले रहा हूँ। K की वैल्यू +-5 आएगी यहाँ से। ठीक, ये दोनों बराबर थे ना, ये दोनों बराबर थे, यहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। 3,7 का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 5, तो H आ जाएगा 5 और K कितना हो सकता है, 5,-5। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को दोबारा आप देखना, आज की क्लास यहीं पे एंड करूंगा।